यस सर, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। सो जैसे कि आइडिया होगा, ये जो प्रोसेस है लोन के लिए, दो लोन प्रोसेस है, एक पर्सनल लोन है एंड एक बिजनेस लोन है, ठीक है। सो हमारी जो पार्टनर है वो पैसाबाजार.com है। तो जैसे ही लीड जनरेट होता है तो पैसा बाजार के पोर्टल पे चला जाता है। आपको एक सबसे पहले आपको एक पोर्टल मिलेगा, एवरी इंडिविजुअल को उनको एक पोर्टल मिलेगा उनकी आईपी कोड के साथ। वो जो आईपी कोड तो ऑब्वियसली अलग है, उस पर ऐड किया जाएगा। पोर्टल जो है वो पैसा बाजार का है, एप्लीकेशन फॉर्म। सो उस पे केस को सबमिट करनी होती है, कस्टमर की डिटेल्स वो के पास जाता है एंड पैसा बाजार उसमें काम करते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं एंड बाकी के प्रोसेस करते हैं। अगर कस्टमर एलिजिबल होता है देन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट कलेक्शन एंड एवरीथिंग। ओके। सो पहला चीज रहता है, मैं आपको जैसे कि एक मिनट, अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट। जी, हेलो? हाँ जी सर। एक मिनट लाइन पे रहिए। आप ये वाला स्क्रीन दिख, अभी स्क्रीन दिख रहा है? अभी स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे सर, ये लिखा रहा है टुडे, और कुछ वीडियो प्ले करने वाले हैं आप, जूम का आ रहा है, हाँ हाँ टीम का हाँ, आ रहा है, ठीक है ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आ मैं रहा है। हाँ एक हाँ। मिनट। अभी आप चैट बॉक्स पे देखिए, मैं एक लिंक शेयर किया हूँ चैट बॉक्स पे, ठीक है। बेसिकली वो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। उसके आगे जो है आईपी कोड मेंशन किया जाएगा जिस पे काम करना है। ओके। देन 1 मिनट। इसके आगे जहाँ पे आईपी लिखा है वहाँ पे आईपी कोड आ जाएगा सर, है ना? जी जी जी, उसमें आईपी कोड आ जाएगा। ठीक है। एंड देन हम, जैसे कि आईपी कोड आ गया तो उसके बाद उस पे लिंक पे क्लिक करनी होती है पार्टनर को। देन उस पे पार्टनर को जो है, ये जो वीडियो एक बार देख लीजिए सबसे पहले कैसे रहता है, ठीक है। तो अभी वीडियो प्ले हुआ। वीडियो दिख रहा है ना? नहीं सर, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी सिर्फ ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप वीडियो कुछ प्ले कर रहे हैं, वो वीडियो की डिटेल दिखा रहा है। ओके ओके, 1 मिनट। स्क्रीन के शेयरिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, मैं भी एक मिनट। हेलो? अब मैं भी वीडियो में कुछ इशू हो रहा है, कोई इशू नहीं है। इस मीटिंग के बाद मैं शेयर कर दूंगा वो वीडियो व्हाट्सएप पे लवली मैम को, ठीक है। देखिए ऐसा रहेगा, ओके सर। सबसे पहले जैसे लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो पहला आएगा कस्टमर का नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। अभी स्क्रीन से शेयर कर दीजिए ताकि क्लियरिटी और आती रहे सर। थोड़ा सा एक्चुअली इशू ये हो रहा है, मेरे को स्क्रीन शेयर करने में दिक्कत हो रही है। वो बस आपको शो नहीं हो रहा वो स्क्रीन, क्योंकि वीडियो तो मेरे साथ चल जाता है, चल रहा है, बट आपका आपको जिस शो नहीं। स्क्रीन पे है ना सर, वो स्क्रीन सामने लगे, अभी जैसे आपने जूम का स्क्रीन शेयर कर सर दिया है। जी रितेश सर, सर हम्म। सर एक बार ना आप लवली मैम को ये सारी चीजें भेज दीजिए, तो रितेश सर इस वहाँ आपने इधर से स्क्रीन शेयर कर हाँ, देंगे। एक मिनट, मैं वीडियो लवली मैम को भेज देता हूँ ना। हाँ, 1 मिनट हाँ। और ये वो डॉक्यूमेंट भी भेज दीजिएगा सर, जिसमें अपने को डिटेल डालनी है। तो रितेश सर ओपन कर देंगे, आप एक्सप्लेन करते जाइएगा सर। लिंक को अभी क्लिक नहीं करना है, पहले बस वो वीडियो मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा वीडियो में। लिंक को अभी ओपन मत करिएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो डायरेक्टली पैसा बाजार में चला जाएगा। आपका नंबर उसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है। लिंक अभी ओ- मत क्लिक करिएगा लिंक पे। ठीक है सर, ठीक है। जी जी।
मैंने वीडियो भेज दिया है लवली मैम को, एक बार चेक करिए। एक सेकंड दीजिए, मैं हाँ मतलब वीडियो इस पे ना लैपटॉप में ओपन कर रहा हूँ तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रितेश सर, कोई चैलेंज आ रहा है क्या? रितेश सर, शेयर करने में कोई इशू आ रहा है क्या? वो भी जस्ट लैपटॉप में ओपन हो रहा है सर, जरा दिक्कत है ना ये व्हाट्सअप। कुछ चैलेंज है इसमें। क्या इशू आ रहा है? ओपन नहीं हो रहा क्या? हम्म वो व्हाट्सएप में ओपन नहीं हो रहा या स्क्रीन शेयर में ओपन नहीं हो रहा? व्हाट्सएप पे तो ये चल रहा है, वीडियो तो चल रहा है वो। ओके। हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर, आपका स्क्रीन तो दिख रहा है लेकिन इस पे अभी अब हाँ मैंने जो मेल ओपन किया वो दिख रहा यस सर, यस सर। है? 1 मिनट। हाँ, आप चल रहा है इसमें वीडियो। ठीक है। इसमें साउंड शेयर करना पड़ेगा आपको सर। साउंड नहीं आ रहा आपको? साउंड नहीं आया, वो साउंड शेयर का ऑप्शन आता है जब स्क्रीन शेयर करता है, तब साउंड शेयर का ऑप्शन सर आता कोई बात अच्छा, नहीं सर, सर ऐसे ही वीडियो चला दीजिए, इसमें ही समझ जाएंगे लोग देख के। अब वो 1 मिनट, 1 मिनट मैं करता हूँ उसको। अब उसको करते हैं, 1 मिनट। रितेश सर, है। तब तक वो वीडियो आप मेरे को या सूरज सर को भेज दीजिए। सूरज सर को भेज दीजिए। Apply personal loan online following just few easy steps. सर अब ठीक है, वो ऑडियो भी आ रहा था सर, अब इसको चालू कर दिए। Log in to the Paisabazaar website. Enter mobile number and click on Proceed. Select employment type as salaried. Now select your yearly income slab as mentioned in your ITR. Please ensure you select right income slab as per the ITR. Your primary bank account. Enter your company name as per the salary slip and click on Continue. Please select your current residence city.
Now enter the OTP and click on Verify or Login. Post verification. Select your residence type. Desired loan amount. Now you will be redirected to the quotation page. On this quotation page, select the lending partner. Even if the income is less than 18,000 per month, then also complete the journey end to end. Now the personal loan application processing starts. You will get a call back from our representative to share and verify the below mentioned documents. PAN card, Aadhaar card, last 3 months salary slips, last 1 year bank statement in PDF format. If you are on a rented accommodation, then share your address proof. Last but not least, one passport size photograph. So why wait? Hurry up. Apply personal loan online in just 2 minutes. हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको, आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया? यस सर। जी, प्रोसेस नॉर्मली वैसे ही रहेगा दोनों के लिए। ये जो वीडियो था वो पर्सनल लोन के लिए था, बट बिजनेस लोन के लिए भी सेम ही रहेगा। बस इस पे जो सैलरीड उन्होंने सिलेक्ट किया था ना, जब आपने देखा कि सैलरीड पे क्लिक किया गया था, उसके बदले सेल्फ एम्प्लॉयड में क्लिक करना है अगर कस्टमर बिजनेसमैन है तो। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। एंड एवरी टाइम जब भी वो लिंक पे क्लिक होता है, एवरी टाइम कस्टमर का नंबर डालना पड़ेगा। पहला पेज, ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, तो जैसे ही पहली बार अगर आपने अभी लिंक पे क्लिक करेंगे एंड एक नंबर डालेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप करते हैं विदाउट हिस्ट्री क्लियर करके, तो सेम नंबर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। ठीक है, तो आपको या तो इनकॉग्निटो मोड पे लॉगिन करना है, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ब्राउजिंग में करते हैं तो आपको हिस्ट्री क्लियर करनी पड़ेगी एवरी एप्लीकेशन से पहले। ठीक है, ओके। उसके बाद जब कस्टमर के मोबाइल नंबर डालते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप डालते हैं, जब वहाँ पे सैलरी पूछता है वो, ठीक है, सैलरी पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 3 लाख से प्लस सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी जो हमारी प्रोसेस पे सैलरी की रिक्वायरमेंट रहती है, इन हैंड 25,000 की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके नीचे अगर आप करते हैं सिलेक्ट, तो कोई भी एजेंट को वो केस असाइन नहीं होगा, तो कस्टमर के पास कॉल भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप अगर 3 लाख से प्लस सिलेक्ट करते हैं ईयरली, तो ऑब्वियसली जो एवरेज मंथली निकलेगा वो 25,000 निकलेगा, तो वो केस असाइन हो जाएगा एंड एजेंट ने कस्टमर को कॉल कर देगा। विद इन 24 वर्किंग आवर्स कॉल चला जाएगा। पर बिजनेस लोन में आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे साल का जो टर्नओवर है वो 25 लाख होना चाहिए। ठीक है, हेलो जी सर। जी। तो ये जो लिंक मैंने शेयर किया है, उसके बस आईपी कोड डाल के उसको, बिजनेस लोन में 25 लाख टर्नओवर होना चाहिए उनका सर, राइट है? हाँ जी हाँ जी, प्रॉफिट कोई मैटर नहीं करता है। प्रॉफिट अगर 2-2.5 लाख होता है तो भी ओके है, बट जो टर्नओवर है वो 25 लाख प्लस होना जरूरी है। तो टर्नओवर दिखाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा उनका? हाँ जी, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न की जो 4 पेजेस होता है, 4 पेजेस बेसिक पेज होता है, मेन पेज जिसमें प्रॉफिट लिखा होता है, सेकेंड पेज होता है हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, थर्ड पेज होता है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ पेज होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंडेटरी नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर 4 पेज रिक्वायरमेंट होता है, कस्टमर अगर फाइल कर रहे हैं, बैलेंस शीट होता है उनके पास। ठीक है, रिटर्न की जितने भी सारे पेजेस है वो नहीं चाहिए होता है, बस 4 पेज मिल जाएगा, हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सबसे पहले जो जरूरी डॉक्यूमेंट बिजनेस लोन के लिए आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है बिजनेस लोन के लिए। सबसे पहले केवाईसी तो पैन कार्ड, आधार कार्ड होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद 2 साल की आईटीआर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आईटीआर आपने नोट कर लिया? ठीक है, जीएसटी मैंडेटरी है, अगर रिसेंट टाइम के जीएसटी 2 ईयर आईटीआर और 25 लाख से ऊपर टर्नओवर होना चाहिए हर साल का। हर साल का नहीं, लेटेस्ट
मतलब जैसे कि 2000 हम 24 में हैं, तो अभी अप्रैल है तो फाइल हो गया होगा अभी तक, जो मतलब मोस्टली फाइल हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा, एक डेढ़ महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस साल का 25 लाख होना चाहिए। पिछले साल का जो 22-23 का आईटीआर जिन्होंने फाइल किया होगा, वो अगर कम होता है तो चलेगा। रिसेंट ईयर में जो लेटेस्ट ईयर होता है वो 25 लाख होना चाहिए। ठीक है, बिजनेस डिप में नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं पिछले साल उनका 30 लाख हुआ है, इस साल 25 लाख हुआ है, तो वो तो केस नहीं होगा क्योंकि 5 लाख का लॉस में है बिजनेस। बिजनेस डिप में नहीं होना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट में होना चाहिए, एंड 25 लाख लेटेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, जीएसटी मैंडेटरी है, मतलब जीएसटी डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास होना जरूरी है। वो रिसेंट होगा तो भी चलेगा, एक हफ्ते पहले का जीएसटी होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल पुराना का किसी और लाइसेंस, मतलब म्युनिसिपल हो गया, उद्योग आधार, गुमास्ता, या फिर एमएसएमई, इन कोई भी गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए कस्टमर के पास 2 साल पुराना। अगर जीएसटी 2 साल पुराना है तो अच्छी बात है और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जीएसटी 2 साल पुराना नहीं है, कोई एक गवर्नमेंट प्रूफ चाहिए होगा कंपनी के नाम से। एंड करेंट अकाउंट जो है वो मैंडेटरी है, जिसकी स्टेटमेंट 1 साल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, 1 ईयर स्टेटमेंट चाहिए ना तो इसमें। हाँ जी। एंड कस्टमर का अगर बिजनेस एंड घर दोनों एक ही जगह पे है तो ओन होना जरूरी है, रेंटेड नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग है, वन साइड ओन होना चाहिए, या तो घर या फिर ऑफिस। कोई एक चीज खुद का होना चाहिए, फादर का होना चाहिए, ब्रदर का होना चाहिए, जिसका प्रूफ मिल पाए, ओन हाउस प्रूफ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, बस इतने डॉक्यूमेंट ही रिक्वायरमेंट पड़ती है बिजनेस लोन के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता इस पे। अगर कस्टमर ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है, क्योंकि बिजनेस लोन में क्या है, मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 5 करोड़ तक भी लोन हो जाएगा, बिना कोई मॉर्गेज के, बिना कोई कोलेटरल के। वो डिपेंड करता है कस्टमर के टर्नओवर पे। सो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसा है, तो बैंकर क्या करता है, बैंकर बहुत सारी चीज़ें मांगना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में यही प्रोसेस होगा, इतना ही डॉक्यूमेंट लेके बैंक लॉगिन कर देगा फाइल, लेकिन बाद में जब वेरिफिकेशन होता है, कस्टमर बोलता है कि मेरे को इतना रिक्वायरमेंट है, उसकी ऑफिस वेरिफिकेशन होता है, ये होने के बाद फिर बैंकर मांगना शुरू कर देता है। जितने करंट अकाउंट है सारे स्टेटमेंट बैंकर मांग लेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइलिंग पे, वो सेकेंडरी चीज़ है, उस पर आपको नहीं जाना है, वो बैंकर खुद हैंडल करेगा। ये बेसिक चीज़ें जो है आपको, मतलब ओबियसली ये सारी चीज़ें भी आपको पहले नहीं देना होता है। एजेंट कॉल करेगा, अगर कस्टमर एजेंट को सपोर्ट कर रहा है, वो खुद का मेल आईडी दे देगा, ऑफिशियल मेल आईडी डॉक्यूमेंट के लिए। अगर कस्टमर एजेंट को सपोर्ट कर रहा है देन ओके है। अगर वो एजेंट को सपोर्ट नहीं करता है, कॉल नहीं पिक करता है या फिर डॉक्यूमेंट नहीं देता, देन फिर हम आपके पास आएंगे कि सर इस पे हेल्प कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। ठीक है, या फिर कस्टमर से बात नहीं हो पा रही इसमें। पर्सनल लोन बहुत बेसिक है। पर्सनल लोन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया मैंडेटरी, 3 महीने की सैलरी। जी 1 मिनट सर। जी, कहीं पे अगर डाउट रहता है तो प्लीज पूछिएगा। हाँ एक बार बता दीजिए सर, फिर लास्ट में सारे डाउट सेशन ले लेंगे 15-20 मिनट हाँ तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। पर्सनल लोन के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड जो हो गया वो केवाईसी में, एंड देन होता है 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, मतलब टिल डेट तक चाहिए होता है। जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो आज है 22, राइट, 22 तारीख आज है, लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने की फुल स्टेटमेंट चाहिए होगा। अप्रैल का भी 21 तारीख तक चाहिए होगा। ठीक है, टिल डेट तक चाहिए होगा बैंक स्टेटमेंट। एंड जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगा। तो पर्सनल लोन के लिए आपको ये देखना है, कस्टमर की जॉब होना मैंडेटरी है। विदाउट जॉब में पर्सनल लोन नहीं मिल पाएगा। जैसे मार्केट में होता है कि बैंकिंग के बेसिस पे लोन ले ले, ऐसा नहीं हम करेंगे। ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। सैलरी होना मैंडेटरी है, और मिनिमम सैलरी जो है अभी फिलहाल के लिए आप 25,000 सबमिट करिएगा, उससे नीचे मत सबमिट करिएगा, क्योंकि उस पर कॉल नहीं जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, 25,000 से प्लस सैलरी है, आप देख लीजिएगा, कस्टमर से पूछिएगा कि 25,000 से प्लस अगर सैलरी है तो तुरंत वो केस सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, जॉब मैंडेटरी है ना, उसका पूरा सैलरी जॉब, हाँ हाँ, जॉब मैंडेटरी है। सेकेंडली जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब भी होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सारी एमएनसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेस में लेते हैं 6 महीने 1 साल के लिए, वो बॉन्ड साइन करके जॉब नहीं होना चाहिए।
प्रॉपर जॉब जिसमें सैलरी स्लिप पीएफ कट रहा हो, वो होना चाहिए। ठीक है, इस पे 5 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट एंड करेंट एड्रेस प्रूफ। ठीक है, अगर कस्टमर का ओन हाउस, मतलब सेम सिटी में कस्टमर जॉब कर रहा है, अपने ही घर पे रह रहा है, वो आधार कार्ड के साथ वो चल जाएगा, उसमें फिर करंट एड्रेस प्रूफ नहीं चाहिए होगा, आधार कार्ड में वो आ गया। लेकिन कस्टमर अगर दूसरे सिटी में रह रहा है, रेंटेड में रह रहा है, उस पे अनिल मोहिते जी बोल रहे हैं कि रिपीट करने के लिए, ठीक है मैं अभी बोल देता हूँ दोबारा। तो उस पे करंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जो अगर कस्टमर दूसरी जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, एंड एक और चीज है जो कि मैंडेटरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कस्टमर प्रोफाइल टू प्रोफाइल, वो है फॉर्म 16। ठीक है, अगर कस्टमर का फॉर्म 16 है, कस्टमर को बैंकर मांग लेते हैं, अगर कस्टमर को ज़्यादा लोन अमाउंट चाहिए या फिर पीएफ नहीं कट रहा है कस्टमर का सैलरी स्लिप में, देन फिर फॉर्म 16 मैंडेटरी हो जाएगा अगर पीएफ नहीं कट रहा है तो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है पर्सनल लोन के लिए। एंड दोनों के लिए जो एज चाहिए होगा, एज क्राइटेरिया, नॉर्मली पर्सनल लोन के लिए 21 साल होना चाहिए, जॉब के लिए, बिजनेस लोन के लिए 23 साल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 23 साल से कम एज के मोस्टली बिजनेसमैन मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो मिनिमम पर्सनल लोन के लिए 21 साल की एज एंड बिजनेस लोन के लिए 23 साल की एज चाहिए। दोनों के लिए सिबिल स्कोर जो है वो 675 होना चाहिए, 675। ठीक है, सिबिल स्कोर। ठीक है, इस पे एक चीज आपको सिबिल पे एक चीज ध्यान रखना है, ऑब्वियसली कस्टमर को नहीं पता होगा या फिर कस्टमर सच्चाई नहीं बताएगा। अगर कस्टमर का कोई लेट पेमेंट, बाउंसेस वगैरह होगा ना, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने बाउंस किया है। अगर वो सिबिल में दिख गया तो वो बोलेगा कि मेरी गलती नहीं थी। ठीक है, तो उस पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, बस कस्टमर से पूछ लेना है कि कितने लोन चल रहा है एंड महीने का ईएमआई कितना भरते हैं आप। ठीक है, क्योंकि उस पे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, कस्टमर की इन हैंड सैलरी 50,000 है, वो ऑलरेडी 30,000 पे कर रहा है, 20,000 ही बच रहा है, तो ऑब्वियसली उसको लोन नहीं मिल पाएगा, बैंक नहीं करेगा। क्योंकि वो 30,000 अगर ऑलरेडी पे कर रहा है, 20,000 बच रहा है, तो वो कैसे पे करेगा और अमाउंट, उसका महीने का भी चलाना होता है ना, हमारी पर्सनल खर्चे भी होते हैं। करेक्ट, सो ये एक बेसिक चीज आपको ध्यान हो जाएगा कि अगर कस्टमर कुछ अमाउंट पे कर रहा है तो कितना अमाउंट पे कर रहा है, क्या वो प्रोसेस हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इस पे। और कोई चीज पे आपको एफर्ट नहीं डालना है जब तक कस्टमर की पहला जो स्टेज का वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए, उसकी प्रोफाइलिंग ना हो जाए पैसा बाजार एजेंट के थ्रू। ठीक है, इस पे और कोई डाउट है? सर मान लो कोई कमीशन बेस पे हो तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा इस केस में? उनको उनको लोन नहीं मिल पाएगा, हमारी तरफ से तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उनको उनकी बैंक जो है, जो भी बैंक पे उनका अकाउंट है, जिस पे उनको कमीशन मिलता है, वही बैंक उनको लोन कर सकते हैं, या फिर जो डिजिटल फाइनेंस है, छोटे मोटे जो फाइनेंस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो करेंगे। बैंक नहीं करेगा, अगर क्योंकि कमीशन बेस में क्या होता है, उनकी गारंटी नहीं है। आज कमीशन आ रहा है, ऑब्वियसली कल आएगा नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करेगा ना उनकी वर्क के ऊपर, उनकी बिजनेस के ऊपर, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। तो आज अगर मान के चलिए उन्होंने 1 लाख कमीशन कमा लिया, कल उन्होंने 50,000 कमाया, बैंक पहला एलिजिबिलिटी के बेसिस पे वो 1 लाख के बेसिस पे वो लोन तो कर देंगे, लेकिन बाद में उनको पेमेंट नहीं आएगा तो ईएमआई नहीं भर पाएंगे। तो बेसिक चीज ये है कि ये नॉर्मल चीज है कि बैंक यही चाहेगा कि मैं अगर किसी को पेमेंट दे रहा हूँ, मेरा पेमेंट मुझे ईएमआई वापस मिल जाए टाइमली। वो कभी नहीं, बैंक कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बाउंस हो, मेरे को पे आउट नहीं मिल रहा है। जी दीपक जी बोलिए। अभी और कुछ बचा है सर इसमें, कंप्लीट हो गया अपना ये? बेसिक चीजें तो कंप्लीट है। मैं और थोड़ा सा जो प्रोसेस के रिगार्डिंग बताऊं, जैसे कि आप सबमिट करते हैं केस, मतलब पे आउट वगैरह का क्या रहता है। ठीक है, पर्सनल लोन के लिए पे आउट 3% रहता है, वो सीट में आपको शेयर कर दूंगा। बिजनेस लोन के लिए 2% रहता है। ठीक है, वो तभी पे आउट का कैसे चेक किया जाता है, अमाउंट डिसबर्स होता है, अमाउंट डिसबर्स होता है तो मिलता है, लेकिन वो आपके कोड पे मैप होना चाहिए, इसलिए आपको लिंक एंड कोड दिया जाएगा, लिंक मतलब मॉडिफाई करके। तो आपको कस्टमर से ये चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा, जब भी कस्टमर की केस सबमिट करते हैं, कस्टमर से पूछना है, जब मोबाइल नंबर उससे लेते हैं, कि वो नंबर पैसा बाजार में पहले से तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि मोस्टली कस्टमर क्या होते हैं, वो पैसा बाजार में डायरेक्टली विजिट कर देते हैं गूगल के थ्रू।
तो पैसा बाजार क्या करता है, ऑब्वियसली पैसा बाजार पे आउट दे रहा है, तो वो चाहेगा कि आपने पे आउट बचाना, तो वो ये बोलेगा मेरे पास तो केस ऑलरेडी था, आप लोगों ने तो नया नहीं दिया ना, ये तो मेरा ही केस है। ठीक है, तो वो मानेगा ही नहीं कि ये आपके पार्टनर ने दिया है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कस्टमर से पूछना है कि ये नंबर से अगर अप्लाई हुआ है तो बता दीजिए, हम दूसरे नंबर कोई अल्टरनेटिव नंबर यूज कर लीजिएगा जो नंबर पैसा बाजार में यूज ना हुआ हो पहले, ताकि एक बार आपके कोड पे केस आज ए फ्रेश केस जनरेट हो जाएगा, देन पे आउट में कोई भी इशू नहीं आएगी बाद में। ठीक है, जिस मंथ केस डिसबर्स होगा उसके नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल में अगर कोई केस डिसबर्स हो रहा है तो मई के 25 तारीख तक 25 को पे आउट आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? और हेलो, नेक्स्ट प्रोसेस सर, नेक्स्ट आगे प्रोसेस बता दी, फिर एक साथ डाउट ले लेंगे सारे। हाँ ये प्रोसेस इतना ही है, आपको बस केस जनरेट करनी होगी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि जितने भी अभी क्या है कि आपको पोर्टल कैसे मिलेगा, उसके लिए मुझे सभी की आईपी कोड रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है जी, दीपक जी बोलिए। हाँ सर, हाँ सर। सर ये बोल रहा हूँ, इस जैसे आपने एक वो बोला था कि अगर 70% अगर लोन हो उसका तो नहीं दे सकते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, 50% से तो कम इसमें, होना चाहिए। हाँ मतलब तो अगर सर वो इसमें एक चीज बताइए ना, अगर मान लीजिए कि कोई चाहे पोर्ट कराना तो पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए पोर्ट बैलेंस ट्रांसफर दोनों पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन उस पे ये है कि पहला होता है, दो प्रोसेस होता है, एक बैलेंस ट्रांसफर होता है, एक टॉपअप होता है। ठीक है, टॉपअप होता है, टॉपअप का मतलब है सेम बैंक से अमाउंट को बढ़ाना। अगर उनके पास एचडीएफसी से लोन चल रहा है, मान के चलिए 5 लाख का लोन चल रहा है, 6 महीने लॉक इन पीरियड 1 साल का रहता है नॉर्मली प्राइवेट बैंक में, तो लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, मान के चलिए 1 साल कंप्लीट हो गया, तो कस्टमर को ये बेनिफिट मिल जाता है सेम बैंक से कि अमाउंट बढ़ जाएगा थोड़ा सा, तो उसको टॉपअप कहते हैं। बैलेंस सर ट्रांसफर है, उसमें हमको कमीशन मिलेगा टॉप अप केस नहीं, में? टॉपअप केस में आपको कमीशन नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो बैंकर का पुराना केस है। बैलेंस ट्रांसफर में आपको पे आउट मिलेगा। बैलेंस ट्रांसफर में पे आउट मिलेगा जितना अमाउंट एक्सटेंड होगा। वो मान के चलिए एचडीएफसी में लोन चल रहा है, बैंकर कस्टमर चाह रहा है आईसीआईसी में उसको बैलेंस ट्रांसफर कराना, और 5 लाख चल रहा है, कस्टमर को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अगर कस्टमर की एलिजिबिलिटी 15 लाख आया, देन आपको 10 लाख का जो है पे आउट मिलेगा। तो पॉइंट ये है कि अगर 5 लाख लोन चल रहा है, उसके ऊपर से जितना भी एलिजिबिलिटी कस्टमर की बन रही है उतना अमाउंट का आपको पे आउट मिलेगा। ठीक है, अगर उसका 6 लाख का अमाउंट बन रहा है, अप्रूव हो रहा है, तो 1 लाख का पे आउट बनेगा क्योंकि 5 लाख का ऑलरेडी उसका लोन था। ठीक है, हेलो। सर एक चीज हाँ और, जी, हाँ जी, जैसे सर एक क्वेश्चन और है। हाँ जी जैसे मान बोलिए। लीजिए 2 लोन चल रहे हैं, ठीक है, उसने 5-5 लाख का लिया हुआ है, जी ठीक है, अभी वो दोनों 2-2 लाख रुपए बचे हुए हैं, टोटल मिला जी 4 लाख उसका बचा है। जी अगर उनको 10 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जी, तो वो 2 लोन क्लोज करा के अपन एक में कहीं 10 लाख दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। वो कस्टमर की तो उसका एलिजिबिलिटी फिर उसको, कमीशन मतलब 6 लाख के हिसाब से बनेगा या कैसे? देखिए कमीशन हमेशा जो है बनता है, वो बनता है जो फ्रेश अमाउंट होता है। अगर हम बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे 2 अमाउंट हो, 3 बैंक से हो, एक बैंक पे हम उसको कन्वर्ट करा रहे हैं, तो मान के चलिए 3 बैंक में लोन चल रहा है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ऐसे करके, तो टोटल 10 लाख हो गया। तो कस्टमर को बैलेंस ट्रांसफर तभी पॉसिबल होगा तो 10 लाख से अगर ज़्यादा ये एलिजिबिलिटी बन रही है, 11-12 लाख बन रही है, या फिर 13 लाख बन रही है, या फिर 15 लाख बन रही है, क्योंकि 2-3 हज़ार, मतलब अगर 10 लाख ही लेना है, कस्टमर तो लेगा नहीं उसको। उस पे हमें, अगर सेम अमाउंट कस्टमर राजी भी हो गया 10 लाख का लेने के लिए, तो हमें उस पे फाइट करनी पड़ेगी उस बैंक से पे आउट के लिए, क्योंकि बैंक कहता है कि कस्टमर का ऑलरेडी लोन तो चल ही रहा था, हमने तो उसको बस टॉप अप किया, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं दिया है। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो फ्रेश अमाउंट होता है उसका पे आउट ही मिलता है आपको। अगर सेम अमाउंट होता है तो पे आउट उस पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पे पे आउट पैसा बाजार को ही नहीं आएगा, तो पैसा बाजार देगा नहीं पे आउट। जैसे ठीक है, अदर बैंक से अगर हम करा रहे हैं तो पोर्ट आउट हो रहा है, उनके पास तो आ ही रहा है ना, भले कस्टमर मतलब सेम ले रहा है, तो उस केस में नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, उसमें क्या होता है, देखिए बैलेंस ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि मैं मान के चले मैं एक बैंक हूँ, ठीक है, आपने हम्म, मेरे से लोन लिया है, ठीक है,
आप मेरे से चेंज करके रितेश जी से लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। सो मेरे से 5 लाख आपने लिया है, अभी तक 50,000 आपने EMI भर दिया है, तो बचा 4,50,000, ठीक है। तो जब आप रितेश जी से बैलेंस ट्रांसफर के लिए डिस्कस करेंगे ना, तो बैंक के टर्म्स ये होता है, पहले रितेश जी मुझे 4,50,000 वापस देंगे, जो मेरा बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है। आपके अकाउंट में सिर्फ 50,000 ट्रांसफर होगा। तो रितेश जी को उस पे क्या होगा, बैंकर जो है, जो आप जो है उनको जब EMI पे करेंगे ना, वो पूरा 5 लाख का पे करना शुरू करेंगे आप दोबारा, ठीक है। हाँ। तो उस पे रितेश जी का ये कहना होगा कि मैंने तो पूरा 5 लाख उनको भरा है ना मेरे को, तो वो पैसा बाजार की तरफ से थोड़ी ना आया था, समझ पा रहे हैं आप। तो पैसा बाजार को सिर्फ 50,000 का ये जो पे आउट मिलेगा, जितने का पे आउट पैसा बाजार को मिलेगा, उतने का पैसा बाजार फिर उतने अमाउंट का पे आउट रिलीज करेगा पार्टनर के लिए, ठीक है। अगर अमाउंट बड़ा होगा तो ऑब्वियसली जितना अमाउंट फ्रेश होगा उसका ही पे आउट मिलेगा। ओके सर, ओके। जी 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 जी। हाँ हेलो हाँ जी प्रीति जी बोलिए। सर, बिजनेस लोन पे और पर्सनल लोन पे एज क्राइटेरिया क्या बताया था आपने? बिजनेस लोन में जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 23, पर्सनल लोन में 21। और किस एज तक जाएगा ये? ओके हाँ, मैक्सिमम जो है वो 70 तक जाता है, 70 तक? 65 टू 70, 70 आप दोनों में? ले जी। दोनों में ही? हाँ दोनों में। 65 देखिए, 65 से अगर नीचे हैं तो ऑब्वियसली वो चला जाएगा। अगर 65 टू 70 रहता है, वहाँ पे बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, उस पर भी कोई इशू नहीं है। अगर उनकी बेटा है या फिर बेटी है, कोई को एप्लीकेंट है जिनकी एज जो है वो 70 से नीचे है, ठीक है, तो उनकी KYC रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी वहाँ पे, ओके। मतलब कोई फैमिली और मेंबर की। जी हाँ जी सर, थैंक यू। ये जी। पर्सनल लोन पे और बिजनेस लोन पे पे आउट कितना बताया आपने? पर्सनल लोन में 3% पे आउट मिलता है अप्रूवल अमाउंट का, बिजनेस लोन में 2% पे आउट मिलता है। जी सर, थैंक यू। जी जी। फॉर्म 16, ये अंशिता जी ने पूछा है। फॉर्म 16 जो होता है वो TDS जो TDS कटता है ना हमारी सैलरी पे, उसका फॉर्म 16 होता है, जो कि कंपनी देता है। एम्प्लॉयर जो होते हैं वो हर एम्प्लॉय को देते हैं। फॉर्म 16 एक फॉर्म होता है TDS का। प्रभाकर जी पूछ लीजिए क्वेश्चन आपका। सर ये 3 पर्सनल लोन है और जी। उसका EMI अप्रोक्सीमेट ना 22,000 तक आता है मेरा, और ठीक है। आउटस्टैंडिंग 10 लाख तक है आउटस्टैंडिंग। ओके, कितना है और आउटस्टैंडिंग? मैं आउटस्टैंडिंग 6.5 लाख तक है अच्छा पर्सनल लोन का, तीनों का। ओके, और सर इसमें इनटेक सैलरी है 55,000 है। ओके, ठीक है। जिसमें की हाउसिंग लोन भी है 21,000 का। ठीक है। 43,000 का ऑलरेडी EMI जा रहा है मेरा, हाँ जी, तो उसको कैसे कर सकते हैं सर? वो उनको लोन नहीं मिल पाएगा। फाइल प्रोसेस हो जाएगा, जब अंडर राइटिंग में जाएगा केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अच्छा, तो सिर्फ मैं और उसके सिर्फ लिए क्या करना होगा सर? उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनसे बस इतना बात कर सकते हैं कि वेट करने के लिए, जब तक उनका या तो सैलरी इंक्रीज ना होता है या फिर लॉक इन पीरियड, जो पर्सनल लोन चल रहा है, होम लोन के अलावा जो दूसरा लोन चल रहा है, उसका लॉक इन पीरियड खत्म होना चाहिए। लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद उसको बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन अगर 43,000 ऑलरेडी पे लॉकिंग पीरियड क्या है सर? वो तो लॉक इन लॉकिंग पीरियड खत्म है ना, हाँ, लॉक इन पीरियड क्या होता ऑलरेडी है? 2 साल तो हो गया ऑलरेडी लेके। हाँ, तो फिर लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, तो उस पे फिर हम बैलेंस ट्रांसफर के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर बैलेंस ट्रांसफर में कस्टमर की एलिजिबिलिटी बनती है तभी मिल पाएगा। फ्रेश लोन नहीं मिल पाएगा उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी 43,000 पे कर सर, रहे हैं EMI पे। सर जो तीनों जो ये पर्सनल लोन जो है उसको अगर एक कर दे तो हाँ वो हो ऐसे जाएगा, नहीं होएगा? हो जाएगा। वो हो तीनों, जाएगा ना? हाँ, जितने पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन हाँ हो या फिर अलग से जैसे बिजनेस लोन कैटेगरी में बिजनेस लोन हो, हाँ हाँ उनका हाँ। जो है बैलेंस ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, वो अभी हम कर नहीं रहे हैं, तो उसका बैलेंस ट्रांसफर हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं सर, होम लोन का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ बट जो मैं पर्सनल बिल्कुल, लोन जो मैं 22,000 का जो
EMI आ रहा है, उसको अगर एक लोन कर देगा 6.5 लाख का, हाँ तो जी, उसका EMI भी कम आ जाएगा और बढ़ जाएगा, टेनर भी बढ़ जाएगा, ऐसा है। टेन्योर भी बढ़ जाएगा, करेक्ट। हाँ, वो मिल जाएगा, वो इसके हो लिए जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होगा? डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, बस उनको उनका जो पुराना लोन एग्रीमेंट वगैरह है वो बैंकर मांगेगा, वो ओके। प्रोसेस के लिए बैंकर खुद देखेगा। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट है हमारी टीम जो मांगेगा, वो जो मैंने आपको अभी बताया, सेम डॉक्यूमेंट वो हाँ। मांगेगा। करेंटली ओके, सैलरी, ये ठीक है। सब, मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरी करेंटली स्लिप, सैलरी स्लिप 3 मंथ्स हाँ का, प्लस हाँ जी, बैंक बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 साल का। जी जी, नहीं नहीं, एक पर्सनल लोन के लिए 1 साल के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, पर्सनल लोन के लिए 3 महीने की चाहिए लेटेस्ट। अच्छा, 3 महीना का, ठीक हाँ, है। बिजनेस लोन के लिए 1 साल के लिए चाहिए। ओके, ठीक है, चलेगा। जी जी। सर गुड इवनिंग। मेरा दो सवाल था। एक था हाँ कि जी जैसा कि आपने बताया कि अगर कस्टमर का पहले से नंबर है पैसा बाजार में, जी तो जी, पैसा बाजार कहता है लीड हमारी है। तो करेक्ट। ऐसा चेक करने का कोई है कुछ वेबसाइट वगैरह जहाँ से हम चेक कर पाए नंबर हाँ, रजिस्टर है कि नहीं पहले से? नहीं नहीं नहीं, वो कस्टमर ही बता पाएगा, या फिर अगले दिन जो है वो मैं बता पाऊंगा आपको। क्योंकि जब तक ओके। लीड जनरेट नहीं होता है तो हमें पता नहीं चलता लीड जो है वो पेरेंटल है या फिर चाइल्ड है। पेरेंटल का मतलब ये है कि फ्रेश, मतलब नया केस है। चाइल्ड का तो मतलब ये है कि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये एजेंट चेक कर सकता है कि नहीं? अगर लीड बना करके भी चेक कर पाएगा एजेंट या नहीं? देखिए, आपको एक मैं डैशबोर्ड शेयर करूंगा। ठीक है। हम्म। एवरी इंडिविजुअल को जो डैशबोर्ड है उसमें बस आईपी कोड डालना है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपने 10 केस सबमिट किया है, तो उस पे हम्म। आप अपना आईपी कोड डालेंगे, वो सारी केस आ जाएगा उस पे। ठीक है। तो ओके। उस पे एक ऑप्शन रहेगा पेरेंटल या फिर चाइल्ड टिकट, चाइल्ड टिकट। ठीक है। तो अगर वहां पे 1 लिखा आएगा उस हम्म। रो पे, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो केस। लेकिन वो आप पहले चेक नहीं कर सकते, वो हाँ, आपको लीड जब, बनानी पड़ेगी पहले। हाँ, तो इसी वजह से आप पहले कस्टमर से पूछिएगा। अगर कस्टमर बोल, देखिए ऑब्वियसली क्या होता है, कस्टमर को पता नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। राइट। हाँ, मैं इसीलिए पूछा सर, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता। मैंने 2 साल पहले जो है पैसा बाजार में हमने डाल दिया नंबर, लेकिन जी, ध्यान नहीं मेरा नंबर पड़ा कि नहीं पड़ा, तो नहीं ये नहीं हो जाता। नहीं नहीं नहीं, 2 साल, 2 साल नहीं, अगर कस्टमर ना 30 दिन, मैक्सिमम 30 डेज। ठीक है। उससे ओके, पहले, हाँ, उससे पहले हाँ अगर जी। कर रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नंबर चल जाएगा। बस ये जो 30 दिन होता है, जैसे कि आज 22 तारीख है, तो हम्म। मार्च 22 के बाद अगर उन्होंने अप्लाई किया है, 22 से पहले अप्लाई किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज फ्रेश आ जाएगा। लेकिन मार्च 22 से लेकर अप्रैल 22 के बीच में अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो वो रिसेंट टाइम हो गया ना, तो उस पे वो बोलेंगे कि मेरा ही केस है, हमारा ही केस है। ठीक है। ठीक है। अगर उससे पहले का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम नंबर पे चल जाएगा। ठीक है। ओके। ओके सर, जी, थैंक यू। दूसरा सर, इसका इंटरेस्ट क्या रहता है लोन का, मतलब अगर बिजनेस या पर्सनल का, दोनों का? देखिए बिजनेस लोन का जो, दोनों हो, पर्सनल लोन हो बिजनेस लोन हो, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिपेंड करता है लोन अमाउंट पे। पर आपको कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, पर्सनल लोन के लिए मिनिमम 10.5% से शुरू होके मैक्सिमम 20% तक जाएगा। 18, ओके। 19, 20%, डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट। अगर 1 लाख 2 लाख अप्रूव हो रहा है तो बैंकर वहां पे 17-18%, यहाँ तक कि 20% पे भी दे सकता है। लेकिन अगर हम्म। कस्टमर का अमाउंट 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसा है, तो वो वहां पे 11-12% पे भी हम फाइट करके लोन करवा देते हैं, 10.5% भी करवा देते हैं। क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो बैंकर कस्टमर को जाने नहीं देना चाहेगा। ठीक है। अगर ठीक है। छोटे अमाउंट है तो बैंकर को उसमें कोई बेनिफिट नहीं दिखेगा कि कस्टमर चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा अमाउंट है तो बैंकर को ईएमआई मिलेगा अच्छा खासा, बैंकर को उसमें हम्म। बेनिफिट मिलेगा। तो वो कस्टमर का, ये आप कस्टमर को ही बोलिएगा, मिनिमम 10.5% से शुरू होगा, और ये रिड्यूसिंग में है, फ्लैट नहीं है। ठीक है। ओके। एंड मैक्सिमम जो है 19 से 20% तक जाएगा। ठीक है। ठीक है। बिजनेस लोन जो है, यहाँ बिजनेस लोन में बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिक्कत होती है कस्टमर को, क्योंकि थोड़ा सा हाई होता है। यहाँ पे 17% से शुरू होता है बिजनेस लोन, मैक्सिमम 36% तक जाता है। और जो 36%, 25, 26, 30, 36, ये सब एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होते हैं, वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन करते हैं। जो प्राइवेट बैंक हो गए, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, ये सब जो है वो 17, 18, 20 के अंदर ही करते हैं, 17 से लेके 20 के अंदर प्राइवेट बैंक करते हैं। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो 25 से प्लस करते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी जी जी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए।
सर जैसे लोन हो गया, जी कस्टमर का जो ईएमआई स्टार्ट हो गई, उसके ठीक कुछ समय बाद अगर किसी कारणवश वो नहीं पे कर पा रहा है, जी। तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखिए वो तो बैंक का खुद का कलेक्शन टीम होता है, रिकवरी टीम होता है, हम्म वो काम करते हैं। आप हम्म। कस्टमर के अकाउंट में एक बार पेमेंट आ गया तो वहीं हम्म। पे वो आपका काम खत्म हो गया, आपको नहीं, कुछ नहीं काम, करना। देखिए वहां तो काम खत्म हो गया, ठीक है, जब हाँ तक ऑनलाइन लीड्स की बात है ठीक है, लेकिन जी स्टार्टिंग में जब हम काम करते हैं तो हम अपने जी। आसपास ही करते हैं कि किसी को लोन की रिक्वायरमेंट हर किसी को रहती है। हाँ जी करेक्ट। और आप जैसे बोल रहे हैं कि कंपनी के रिकवरी एजेंट्स रहते हैं, वो ठीक है, देखिए लेकिन अब हम लोग कई बार ऐसी घटनाएं पढ़ते भी है कि रिकवरी एजेंट्स का क्या है, कई बार बिहेवियर बहुत ही खराब होता है। हाँ जी तो हाँ उस जी हाँ जी। कंडीशन में अगर मैंने अपने आसपास अच्छी कंडीशन वाले लोगों को भी दिया, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हाँ भी हैं कि वो नहीं कर पा रहा है पे, जी तो जी जी। उस कंडीशन में वो कस्टमर मेरे घर भी आ सकता है। देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है, देखिए हम जो लोन कराते हैं ना सारे के सारे आरबीआई रजिस्टर्ड बैंक एंड फाइनेंशियल कंपनी है। ऐसा कोई हम्म ऑफिस जो नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, जो आप हम्म कह रहे हैं कि आप अगर वो न्यूज़ देख रहे हैं ना, कोई रिकवरी एजेंट ने गलत बिहेव किया है कस्टमर हम्म। के साथ पेमेंट ना होने क्योंकि के कारण। प्राइवेट बैंक्स एंड जो कंपनीज है उनकी तरफ से ये ज्यादा होता है। नहीं वो डीए से होते हैं, ठीक है। अच्छा। डीए से अलग है। बैंक कभी भी कोई भी एजेंट को कस्टमर के घर पे डीए से नहीं। तब तक नहीं भेजता है जब तक हम्म कस्टमर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड देना बंद कर देता है। देखिए हम्म अगर कस्टमर पहले पेमेंट नहीं कर रहा है, सबसे हम्म पहली बात, उस पहले महीने तो कस्टमर को कॉल नहीं जाएगा, ठीक है। हम्म उनकी सिबिल खराब होगी और बार बार हम्म उनको मेल या मैसेज आता रहेगा कि हम्म रिमाइंडर आपका पेनाल्टी लग रहा है, आप ईएमआई अपना भर दीजिए। एक महीने, हम्म दूसरे महीने, तीसरे महीने में कॉल जाएगा रिकवरी की, इन हम्म 3 महीने से कॉल पेमेंट नहीं हुआ है, कॉल जाएगा। हम्म अगर हम्म कस्टमर कॉल नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मेल जाएगा, नोटिस जाएगा, हम्म। देन एजेंट आते हैं। अगर अच्छा। कस्टमर कॉल पे रिस्पॉन्ड दे रहा है, बैंक कभी भी, देखिए क्या होता है कि कोई भी बैंक होता है ना, वो अपनी हम्म गुडविल के लिए भी काम करता है। तो वो हम्म उस चीज में बैंक कभी भी ऐसा नहीं करता है। जो भी होता है, जैसे कि आपने कितने भी सुना होगा, रिकवरी एजेंट ने कॉल पे गलत बोला है या फिर घर पे आके गलत बोला, वो सारी हम्म। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, वो सारे के सारे डिजिटल फाइनेंसेस होते हैं। हाँ जी। बैंक बैंक कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। पहले वो हमेशा कस्टमर को रिमाइंडर भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं। ऑब्वियसली हम्म अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कस्टमर हम्म बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो बैंक को लगता है कि इंटेंशनली ये चीज़ है, ठीक है। हम्म अगर कस्टमर की कोई जेन्युइन रीजन है, वो पे नहीं कर पा रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, कोई भी जेन्युइन रीजन है, जॉब नहीं है या फिर फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गया या फिर किसी की हम्म एक्सीडेंट हो गया, वो एक तरीके से, लेकिन वो कस्टमर कॉल पिक करके बोल तो सकता है कि मेरा ये चल रहा है, मैं सेटल करना चाहता हूँ या फिर मैं राइट ऑफ करना चाहता हूँ। वो बैंकर हम्म ऑप्शन देता है कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, या तो सेटल कर लीजिए आप पूरा अमाउंट, ठीक है। तो ये हम्म। सारी ऑप्शन अलग होती है, तो उसमें कस्टमर का नुकसान बस यही रहता है कि उसकी सिबिल खराब हो जाती है। बैंक उसको कभी दोबारा लोन नहीं करता है जब तक उसके सिबिल सही नहीं होता। तो फ्यूचर के लिए उसको दिक्कत होती है, लेकिन कभी भी प्राइवेट बैंक कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, ये हम्म। रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी हाँ थैंक यू। जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, सर मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है, तो उनको हम जी लोग दे सकते हैं क्या? हाँ, वो बिजनेस लोन में जाएगा। तो वो मतलब कैसे, उनका क्राइटेरिया मतलब कैसे रहेगा? उनका टर्नओवर के हिसाब से होता है कि हाँ वो आईटीआर बढ़ते उसके हिसाब से? देखिए वो टर्नओवर के हिसाब से होता है, ठीक है। मतलब प्रूफ में अगर क्या रहेगा, आईटीआर रहेगा? हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न तो रहेगा ही रहेगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा मुश्किल होता है लोन मिलना, क्योंकि अ, वो गवर्नमेंट उस मतलब बैंक जो है उस पे थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। क्योंकि आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट कभी भी, कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा गलत दिखता है तो वो इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेता है या फिर ऐसे सब चीज़ें, ठीक है। बट अगर वो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा पुराना है, जाना माना है, अच्छा खासा टर्नओवर है, तो बैंक उसको लोन कर देता है। उस पे आईटीआर चाहिए होगा और बेसिक जो लाइसेंस होता है गवर्नमेंट का वो चाहिए होगा। लेकिन जो आप क्लिनिक बता रहे हैं, क्लिनिक हो गया या फिर मेडिकल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उनके लिए प्रॉपर मेडिकल लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। अगर कोई क्लिनिक
कोई कस्टमर क्लिनिक है, कोई डॉक्टर बनना है, क्लिनिक खोल के बैठे हैं, उनके पास उनकी एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, ठीक है, वो प्रोफेशनल पे जाएंगे। कोई अगर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, उनके पास उसका सीए की डिग्री होना चाहिए, और प्रॉपर जो है जीएसटी उनका होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में जाता है वो केस, ठीक है। जैसे डॉक्टर आपने बोला एमबीबीएस, यानी बीएचएमएस है कोई, तो वो नहीं लगेगा, हाँ नहीं एमबीबीएस ही नहीं चलेगा? नहीं 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 नहीं, कोई भी डिग्री होना चाहिए? हाँ डिग्री होना चाहिए, सर्टिफाइड डिग्री होना चाहिए। ओके, जी नमस्कार सर, मैं ये पूछा था, जी जो जी आपने बिजनेस लोन के लिए जो रेट जी ऑफ इंटरेस्ट बताया था ना 17 to 36%, जी जी। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे दोबारा से बता पाएंगे सर? मैं समझ नहीं पाया था उस टाइम पे। अच्छा ठीक है, देखिए क्या होता है, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोनों का बताता हूँ। जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको बताया वो रिड्यूसिंग है, ठीक है। तो बैंक में दो टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक फ्लैट होता है, एक रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग में क्या होता है, ईयर बाय ईयर कम होता जाता है क्या? हाँ, जितना अमाउंट बचता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लीकेबल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए 1 लाख रुपए लोन लिया है कस्टमर ने, उसने पहले महीने 10,000 पे कर दिया, ठीक है। तो अगले महीने जो है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 90,000 पे लगेगा, नहीं। हाँ। ठीक है। उसको रिड्यूसिंग कहते हैं। उस पे क्या होता है, एवरी कस्टमर का कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सेव हो जाता है एट द, जो जब लोन खत्म होता है ना, उसमें कुछ न मिनिमम 10-12 हज़ार तो बच ही जाता है उस कस्टमर का पे। क्योंकि फ्लैट में क्या होता है, हर महीने उनको सेम अमाउंट पे करना, सेम इंटरेस्ट पूरे लोन पे ही पे करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 5 लाख लिया है तो हर महीने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चाहे 10% में मिल रहा है तो 5 लाख पे ही उनको हर महीने सॉरी हर महीने पे करना है। लेकिन अगर वो रिड्यूसिंग में ले रहे हैं तो हर महीने ऑब्वियसली, अगर वो 50,000 एक महीने में पे कर रहे हैं तो अमाउंट तो प्रिंसिपल अमाउंट तो घट ही रहा है, तो जितना हम्म। नेक्स्ट मंथ बचा हुआ अमाउंट होता है रिड्यूसिंग उस पे लगता है, ठीक है। तो सर फ्लैट और रिड्यूसिंग जो आप बता रहे हैं ना, ये किस हाँ कंडीशन पे अपन कस्टमर ले सकता है? ये कस्टमर की चॉइस होती है क्या फ्लैट और रिड्यूस के लिए? हाँ, कस्टमर की देखिए, कस्टमर को नॉर्मली बैंक क्या करता है, जैसे कि मैंने बताया रिड्यूसिंग में हमेशा कस्टमर की बचत होती है, ठीक है। तो बैंक जो टर्म्स एंड कंडीशन भेजता है, बिजनेस लोन की बात करें तो वो फ्लैट में भेजता है, ठीक है। हम्म। क्योंकि फ्लैट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम दिखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 17% से लेकर 36% शुरू होता है, मतलब जब मैक्सिमम जाता है। फ्लैट में आप उसको आधा कर दीजिए, कम से कम 10% शुरू होकर 12-13% दिखेगा, ठीक है। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन भेजा जाता है, कस्टमर वहां पे दिखेगा कि 12% में मुझे दिया गया है, तो कस्टमर उसमें खुश हो जाता है कि हाँ मुझे 12% में मिल गया, ठीक है। लेकिन वो फ्लैट में होता है, तो कस्टमर के पास चॉइस होता है। जब टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर के पास मेल पे आता है, या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर डिक्लाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा। कस्टमर वो सिलेक्ट, अगर डिस्कशन पे कस्टमर क्लिक करता है तो तुरंत क्रेडिट टीम से, बैंकर की क्रेडिट टीम से कस्टमर के पास कॉल आता है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या डिस्कस करना है, लोन अमाउंट हो, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गया, टेन्योर हो गया, इस रिगार्डिंग कस्टमर जो है वो डिस्कस करता है बैंकर के साथ। सेम चीज़ पैसा बाजार एजेंट भी करते हैं। पैसा बाजार एजेंट जो है वो कॉल करते हैं कस्टमर को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रूवल आ गया है। तो अगर वो बोलता है कि मुझे ये चीज़ में दिक्कत है, तो फिर पैसा बाजार के एजेंट भी बैंकर के साथ डिस्कस करके उसको चेंज करा सकते हैं। कस्टमर का कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको सारी चीज़ें समझ आ गया कि मुझे फ्लैट में बेनिफिट नहीं मिल रहा है, रिड्यूसिंग में बेनिफिट मिल रहा है, तो वो रिड्यूसिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 17 से 36% रिड्यूसिंग पे जा सकता है। तो कस्टमर को हम्म। 36% देख के कस्टमर को लगेगा मुझे तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो मोस्टली हम्म। वहाँ पे फिर अटक जाते हैं, लेते नहीं है, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो बैंकर हमेशा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट भेजता है बिजनेस लोन में। पर्सनल लोन में हमेशा वो रिड्यूसिंग में ही भेजेंगे, क्योंकि पर्सनल लोन 10.5%, 11-12% में आता है। तो कस्टमर इतना वो नहीं करता है, मतलब नेगोशिएशन नहीं करता है उस पे, पर्सनल लोन पे। अच्छा। बिजनेस लोन ठीक है, में बिजनेस दिक्कत लोन। होती है। जी अच्छा अच्छा। तो बिजनेस लोन में अपने को फ्लैट के लिए सजेस्ट करना चाहिए ना? नहीं नहीं, आपको कस्टमर को ये बोलना है, आपको सजेशन नहीं देना है कस्टमर को। कस्टमर जब तक उसका केस अप्रूव नहीं होता है, कस्टमर को, आपको कस्टमर अगर एप्लीकेशन के टाइम पे आपको पूछता है कि
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, आप हमेशा उसको दोनों बता दीजिए कि रिड्यूसिंग बता दीजिए 17 से 30% बोलिए, 36% तो मुश्किल होता है, 50,000 1 लाख ऐसे अप्रूवल पे होता है। आप 30% मैक्सिमम बोलिए और कस्टमर को बोलिए जो फ्लैट रहेगा इसका आधा % रहेगा, मतलब आधा कर लीजिए। अगर 17 से 30 आप बोल रहे हैं तो 10 से आप 15% बोल लीजिए फ्लैट पे। तो कस्टमर को यही बोलिएगा कि आपके पास जो मेल आएगा टर्म्स एंड कंडीशन का, उस पे सारी जो है बेसिक रहेगा कि कितना अमाउंट हुआ है कस्टमर, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस जो होता है, इंश्योरेंस जो होता है वो लोन अमाउंट से ही कटता है। अगर कस्टमर का 1 लाख अप्रूव हुआ है ना, तो जरूरी नहीं कस्टमर के अकाउंट में पूरा 1 लाख आएगा, नहीं, उस पे प्रोसेसिंग फीस कटेगा, उस पे इंश्योरेंस कटेगा, रिमेनिंग अमाउंट कस्टमर के पास आएगा 3-4 हजार कट के 94-95 ऐसे कस्टमर के अकाउंट में आएगा। तो ये चीजें पहले कस्टमर को बोला जाएगा मेल पे, ये चीजें पहले बोला जाएगा, कस्टमर उस पर एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे, देन एग्रीमेंट साइन होगा, फिर कस्टमर को ई नैच प्रोसेस करने के लिए बोला जाएगा। ये सब बैंकर करता है, ठीक है। आपको बस कस्टमर को ये चीज़ पहले से इन्फॉर्म कर देना है ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ रहे, तो वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी काम बैंकर खुद कर लेता है। और अब जो बिजनेस लोन होता है, बिजनेस लोन में तो बैंकर 3-4 बार आ जाता है कस्टमर के साथ, तो वो उनका एक कनेक्शन बन जाता है नॉर्मली। बैंकर खुद विजिट कर लेता है, घर विजिट करता है, ऑफिस विजिट करता है। लेकिन पर्सनल लोन जो होता है उन केसेस में बैंकर, मतलब प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस हो गए, एचडीएफसी हो गए, वो विजिट करते हैं। कोई जो एनबीएफसी है, टाटा कैपिटल, आईडीएफसी, ये सब विजिट नहीं करते हैं, ये ऑनलाइन ही प्रोसेस करते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो बिजनेस लोन में कस्ट आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बैंकर खुद संभालेगा। पर्सनल लोन में मेहनत रहेगा, क्योंकि 3-4 दिन का प्रोसेस होता है। बैंकर कभी भी कस्टमर को पास नहीं जाता, वो कॉल करता है जी। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, यस, किसी का और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। दीपक सर जी, दीपक सर। सर हम कौन से बैंक का दे सकते हैं? देखिए बैंक तो हमारे जो पैसा बाजार के पास है, बैंक प्लस फाइनेंशियल कंपनी ऑलमोस्ट 70 से 75 है, ठीक है। तो हम जो प्राइमरी बैंक रहता है, जैसे कि मैंने बताया एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई हो गया, यस बैंक हो गया, एंड टाटा कैपिटल, आईडीएफसी हो गए, इंडसइंड बैंक हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, हीरो फिनकॉर्प हो गया, जो मार्केट में हायर पोजीशन में जो बैंक्स फाइनेंशियल कंपनी है, मोस्टली हम पहले उसी में से ही ट्राई करते हैं, ठीक है। कि सर लिस्ट भी प्रोवाइड करा दीजिएगा, हाँ, मतलब जो मतलब मैं जो बैंक के साथ हमारी टाई अप्स है उसका लिस्ट भी फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ठीक है। आप उसमें चेक कर सकते हैं, लेकिन कस्टमर को आप ये मत बोलिएगा कि हम आपका इस बैंक से लोन करवा दीजिएगा, करवा देंगे, क्योंकि रीजन ये होता है, पहले तो स्टार्टिंग में आप अगर आपके नियरेस्ट लोकेशन का डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो टीम है, पैसा बाजार का टीम जो है, वो पिन कोड एंड सिटी वाइज बैंक ऑफर करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है पहले हमेशा मैक्सिमम 1 से 2 बैंक ही वो देंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा, क्योंकि बैंक के पास एप्लीकेशन चला गया तो सिविल इम्पैक्ट होता है। वो 3-4 बैंक में एक साथ नहीं डाल सकते, क्योंकि एक बार सिविल इम्पैक्ट हो गया कि वहाँ पे कस्टमर का अगर मान के चलिए सिविल 690 है, हमें 675 चाहिए होगा, उन्होंने 5 बैंक में अप्लाई कर दिया तो वहीं पे उनका सिविल कम हो जाएगा, तो बैंकर लोन ही नहीं करेगा। तो इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 बैंक में अप्लाई किया जाता है, एलिजिबिलिटी पता चल जाता है, वहाँ पे हमें फाइनल कस्टमर का भी बेनिफिट पता, रिक्वायरमेंट पता चल जाए। मान के चलिए अगर उन्होंने एक्सिस में अप्लाई कर दिया, एक्सिस उनको 10 लाख ऑफर कर दिया, बैंक कस्टमर ने ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो हमें एलिजिबिलिटी भी पता चल गई, कस्टमर चाहते क्या है वो भी पता चल गया, तो दूसरे बैंक में ट्राई कर सकते हो। स्टार्टिंग हमेशा 1 से 2 ऑप्शन ही हम देते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को कभी भी आप ये मत बोलिएगा, कोई भी बैंक आप सजेस्ट मत करिएगा कस्टमर तो को। हमको सिंपल डॉक्यूमेंट लेके बस आप लोग को दे देना है, फिर आप लोग बताएंगे, उसके बाद हम लोग उनको कम्युनिकेट आपको करें। आपको पहले बस लीड जनरेट करनी है, डॉक्यूमेंट्स का पार्ट सेकेंडरी है। आपका जो प्राइमरी काम है वो लीड जनरेट करने का है। अगर कस्टमर पैसा बाजार एजेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन आपको 24 घंटे में ही पता चल जाएगा कि कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है, तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। तो पहला काम आपको रहेगा सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट करना। डॉक्यूमेंट के लिए मैं ही आपको रीच आउट करूंगा अगर कस्टमर डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो, ठीक है। वेरिफिकेशन बैंक ही करेगा, हमको उससे लेना देना नहीं है। मान लीजिए वो आपको गलत बोलता है कि इतनी सैलरी है, ये है वो है, हाँ, तो वो वो बैंक बैंकर करेगा। वेरीफाइड करे।
हाँ, बैंक वेरीफाई करेगा। अगर कस्टमर आपको बोलता है कि, मान के चले कस्टमर ने आपको बोला कि मेरी सैलरी 50,000 है, बट बैंकर को डॉक्यूमेंट उसने दिया है 25,000 सैलरी है, ठीक है, तो बैंकर तो वहीं पे वो रिजेक्ट कर देगा। हम आपको बोल देंगे कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। आपको अपना एफर्ट तभी डालना है अगर कस्टमर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर कस्टमर सपोर्ट कर रहा है तो कोई कोई केस ऐसा होता है कि आप बस लीड जनरेट कर देंगे, वो डिसबर्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपको मैं अपडेट नहीं करूं, या फिर हमारे पास डंप जो सीट होता है पैसा बाजार का वो नहीं आता। कभी कभी कोई केस ऐसा होगा जिसको आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। कोई कस्टमर हेल्प नहीं करता है, कोई कस्टमर सपोर्ट कर लेता है अच्छे से, तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाता है, ठीक है। पर्सनल लोन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन लगता है कस्टमर के अकाउंट में पैसे आने के लिए, प्रोसेस शुरू। बिजनेस लोन में 8 से 10 दिन लगता है। सेम टाइम पे कभी कभी दोनों केसेस में महीने भर निकल जाता है अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको उस पे ज़्यादा, आपको कोई केस में प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको उस पे ज़्यादा नहीं जाना है। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होता है वो मैं ही बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। और प्रभात जी का क्वेश्चन है। जी ललित सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज़ आ रही है, बताइए। सर, मुझे थोड़ा सा प्रोसेस और रोल के बारे में कंफ्यूजन है। तो एक बार आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देंगे और हमारा क्या रोल रहेगा वो बता देंगे तो सभी को क्लियर। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रोसेस ये है कि हम अभी सिर्फ सिर्फ अनसिक्योर लोन कर रहे हैं, बिना कोई कोलेटरल, बिना कोई मॉर्गेज, पर्सनल लोन एंड बिजनेस लोन, ठीक है, पैसा बाजार के साथ मिलके। ओके सर। ओके सर। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिस पे आपकी आईपी कोड एडेड होगा, ठीक है। उस पे आपको कस्टमर का डिटेल्स जो है वो सबमिट करनी है। डिटेल्स का ठीक है। मतलब ये है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बस नंबर, बेसिक डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, सिटी, मंथली इनकम, एनुअली इनकम, ये सब डालना है, ठीक है। ठीक है, रेफरेंस जैसा आपने नंबर वीडियो में दिखाया। वीडियो में दिखाया, करेक्ट। उस वीडियो यस के रिलेटेड मैं अभी और एक चीज ऐड करूंगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, लास्ट को जो है वो बोलता है कि अगर 25,000 से कम सैलरी है तब भी आप एंड टू एंड जर्नी कर लीजिए। वहां पे वो वीडियो में बोला था उसने। तो उस पे हम्म क्या है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, अगर 25,000 सैलरी जो है उससे नीचे होता है तो एजेंट कॉल नहीं करेगा, ठीक है। हम्म हम्म तो वो सही है, कोई कॉल नहीं आएगा उनके पास। आपको एंड टू एंड जर्नी क्यों बोला जाता है करने के लिए, क्योंकि वहां पे अगर जो कोटेशन पेज होता है, कस्टमर का डिटेल्स आपने डाल दिया, ओटीपी वेरीफाई हो गया, नंबर वेरिफिकेशन हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी वगैरह डाल दिया, कोटेशन पेज में जब आते हैं, अगर कस्टमर एलिजिबल होगा तो वहां पे हम्म बैंक का नाम आ जाएगा, फाइनेंशियल कंपनी का नाम आ जाएगा, 1 बाय 1, हम्म हम्म जिसमें टेंटेटिव ईएमआई लिखा होगा, टेंटेटिव प्रोसेसिंग फीस लिखा होगा, टेंटेटिव एक एलिजिबल अमाउंट लिखा होगा, ठीक है। हम्म तो अगर 25,000 से प्लस सैलरी है वो केस आ जाएगी एजेंट के पास, एजेंट कॉल कर लेगा। उससे नीचे अगर है तो हम्म अगर कोई बैंक आ रहा है तो उस बैंक का, देखिए मोस्टली फाइनेंशियल कंपनी दिखेंगे अगर 25,000 से कम सैलरी है। या तो हम्म बैंक में आईडीएफसी दिखेगा, टाटा कैपिटल दिखेगा, अदरवाइज सारे फाइनेंशियल कंपनी दिखेंगे, जैसे पूनावाला हो गया, मुथूट हो गया, क्रेडिट भी हो गया, ये सब छोटे छोटे फाइनेंशियल कंपनी जो बहुत छोटे छोटे अमाउंट करेंगे अमाउंट अप्रूव, ठीक है। हम्म अगर हम्म कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको लोन चाहिए ही चाहिए, कुछ भी अमाउंट मिले तो भी, तो आपको वहीं पे क्या करना है, उसको सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, सिलेक्ट कर लेना है। कस्टमर की पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देना है बैंक की प्रोफाइल पे। वो बैंक का साइट रहेगा, जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे वो बैंक के साइट हम्म ओपन हो जाएगा। तो क्या हम्म उसमें क्या होगा, अगर कस्टमर कुछ भी अमाउंट की एलिजिबिलिटी होगी कस्टमर की इनकम की बेसिस पे, तो वहीं पे अमाउंट शो हो जाएगा कि हम्म आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस अमाउंट ओनली एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल इतना रहेगा। अगर कस्टमर रेडी होता है तो आप वहीं पे सबमिट करेंगे, 24 घंटे में कस्टमर के पास अकाउंट में पैसे आ जाएगा। लेकिन वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, मोस्टली कस्टमर राजी नहीं होते हैं। कुछ कुछ कस्टमर जिनको रिक्वायरमेंट रहती है वो ले लेते हैं, ठीक है। हम्म 50,000, हम्म 30,000 ऐसे अमाउंट मिलता है उस पर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, एंड दूसरी चीज ये है कि और एक ऑप्शन होता है प्री अप्रूव्ड, ठीक है। तो वहां पे प्री अप्रूव्ड का ऑप्शन भी दिखता है, तो आप सर, प्री प्री अप्रूव कैसे, मतलब क्या होता है?
प्री अप्रूव्ड ये होता है कि कस्टमर ने कोई अगर प्री अप्रूव्ड हो रहा है, या तो कस्टमर ने पैसा बाजार में अपनी सिविल स्कोर वगैरह चेक किया होगा, ठीक है, या फिर किसी और प्रोसेस के लिए उन्होंने विजिट किया होगा जिसमें पैन कार्ड उन्होंने दे दिया होगा, ठीक है। तो वो सर हाँ वो फिर चाइल्ड प्लान आ गया हो गया। नहीं, चाइल्ड केस मैंने जैसे कि बताया 30 दिन के अंदर अंदर अगर लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो लोन के लिए नहीं अप्लाई करना चाहिए ना, हमारे प्रोसेस लोन है। वो अगर क्रेडिट स्कोर चेक, सिबिल स्कोर, क्योंकि पैसा बाजार की ऑफिशियल साइट में आप नॉर्मली अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसमें कुछ नहीं। तो उस पे क्या होता है, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है, वो कर लेते हैं। तो एक बार पैसा बाजार के पोर्टल में पैन कार्ड आ गया तो पैसा बाजार को कस्टमर की सिबिल पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर सिबिल अच्छा होता है तो पैसा बाजार क्या करता है, उसकी क्रेडिट जो रिपोर्ट होता है उस पे एक प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देता है कि आपकी सिबिल अच्छा है, आपको हम इतना अप्रूव कर रहे हैं, मतलब इतना ऑफर दे रहे हैं, आप अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपको कभी कभी मैसेज आता होगा प्री अप्रूव्ड ऑफर, अगर क्रेडिट कार्ड है तो वही है। तो अगर आप केस डाल रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोटेशन पेज में प्री अप्रूव्ड लोन दिख गया, 2 लाख हो, 3 लाख हो, कभी कभी 5 लाख 10 लाख भी होता है, डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर ओके हो गया आपके, क्योंकि प्री अप्रूव्ड में थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी रहता है, वो डिपेंड करता है कितना शो हो रहा है वहां पे। तो कस्टमर कभी कभी राजी भी हो जाते हैं प्री अप्रूव्ड लेने के लिए, तो वहीं पे आप केवाईसी कर सकते हैं, 5 सेकंड में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, सेम डे पैसे आ जाता है जितना अमाउंट प्री अप्रूव्ड में दिखता है, ठीक है। तो वो प्री अप्रूव्ड अगर आपने करा है कंप्लीट, ठीक है, पैसे आ गए कस्टमर को, तो उसका भी पे आउट मिल जाएगा जितना प्री अप्रूव्ड होगा, ठीक है। ये भी है डिजिटल फाइनेंस, जैसे कि मैंने बताया, इंस्टेंट में 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को पैसे मिलता है, चाहे 20,000 हो 30,000 हो, उसका भी पे आउट मिलता है। एंड बाकी जो नॉर्मल लोन हमारी है, मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम डिपेंडिंग ऑन द उसकी एलिजिबिलिटी 50 लाख में मिल सकता है, 1 करोड़ भी मिल सकता है बिजनेस लोन में। पर्सनल लोन में मैक्सिमम 40-50 लाख ही मिल पाता है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, कोई भी मॉर्गेज भी नहीं लेते हैं, तो बैंक इतना बड़ा अमाउंट रिस्क में देता है कस्टमर की प्रोफाइल के बेसिस पे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस रहेगा। अगर कोई कस्टमर आपको फोर्स कर रहा है कि मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है बट उसकी सैलरी जो है 25,000 से कम है, आप रिस्क लेके उसके सामने ही केस सबमिट कर दीजिएगा। अगर एलिजिबिलिटी नहीं होगी, सेम टाइम आप उनको बता दीजिएगा, देखिए आप एलिजिबल नहीं है, आपके सामने मैंने ट्राई किया है, ठीक है। बस उसमें और कुछ नहीं करना है। आपका रोल यही रहेगा, मेन रोल जो है वो लीड जनरेट करने का। सेकेंडरी रोल जो रहेगा, अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं कर रहा है देन डॉक्यूमेंट अरेंज कराना और कस्टमर को बोलना कि मतलब थोड़ा सा पुश करना कि हम सपोर्ट कर लेगा। तो सर एजेंट का कॉल किस केस में आएगा? एजेंट का कॉल, अगर बिजनेस लोन है 25 लाख प्लस टर्नओवर है तो उस पर एजेंट कॉल करेगा, और पर्सनल लोन है 25,000 प्लस सैलरी है उस पर कॉल करेंगे। अच्छा, और उनका क्या रोल रहता है एजेंट का? हाँ सर। एजेंट का एंड टू एंड रोल रहता है, वो कॉल करेंगे, पहले जो डिटेल्स आपने डाला होगा वो सारी वेरीफाई करेंगे, जो मैंने आपको पोर्टल दिया है ना सेम उनके पास भी है, ठीक है। जो आप डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी वगैरह डालेंगे, उस पर अगर कस्टमर बोलता है कुछ चेंजेस करने के लिए तो वो उसको एडिट करेंगे। फिर बैंक जो जो ऑप्शन आपको दिखेगा कोटेशन पेज में, सेम ऑफर उनको दिखेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि सर इस सिटी में इस इनकम पे ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो कस्टमर से कंसेंट लेंगे, कस्टमर ओके बोलेगा, बैंक में एप्लीकेशन भेजा जाएगा। फिर वो एजेंट जो है वो बैंकर से कनेक्ट करेगा, कस्टमर से कनेक्ट करेगा, जो मिडिल पर्सन होता है ना, फिर वो अपना काम करेगा, दोनों में से अपडेट कस्टमर को देगा। मोस्टली अगर कस्टमर सपोर्ट कर रहा है तो उसको एजेंट के थ्रू अपडेट मिल जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। अगर टाइम लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया 4-5 दिन में प्रोसेस होगा या फिर 8-10 दिन में बिजनेस लोन होगा, उसको अगर टाइमली एजेंट से अपडेट मिल गया तो वो आपके पास नहीं आएगा। अगर ज़्यादा लगता है, 15-20 दिन लग जाता है, वो आपके पास आएगा कि इतने दिन हो गया मेरा लोन नहीं हो रहा। एजेंट का काम रहेगा कि उसका प्रोसेस जो है कस्टमर का एंड टू एंड, बैंकर से अपडेट लेके बैंकर को पुश करना लॉगिन के लिए, ये सब एजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो सर एजेंट हमारे लिए कोई पर्टिकुलर असाइन होते हैं कि रैंडमली करते हैं? नहीं, एजेंट आपके लिए कोई पर्टिकुलर असाइन नहीं होंगे। आपका जो काम रहेगा, आप पैसा बाजार में किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। आपका काम रहेगा पीबी पार्टनर वीआरएम से बात करना, जो कि मैं रहूंगा आपका,
ठीक है। सो आप जब लीड जनरेट करेंगे उनकी सिस्टम में लीड जनरेट हो जाएगा, एंड डिपेंड करता है कि कौन सा पर्सन उस टाइम पे एक्टिव है, उसके पास वो केस चला जाएगा। ठीक है ठीक है जी। हेलो। जी हाँ जी सर, मेरा ठीक है भी यही सर। सर इससे जुड़ा क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला बीआरएम में हो गए, तो सर जी। मतलब आप ही पूरा हैंडल करेंगे, एरिया वाइज रहेगा कि भोपाल नहीं का नहीं कोई और देख? नहीं कोई एरिया वाइज नहीं रहेगा। अब अभी जो टीम है वो हेड ऑफिस में गुड़गांव में ही है, तो एक ही पर्सन रहेगा अभी फिलहाल। ठीक है, कोई एरिया वाइज नहीं होंगे। बीआरएम आपको ही मतलब, कांटेक्ट करना है या फिर हाँ जी, टीम है हाँ। कोई बीआरएम लोग की, मतलब कैसा है? नहीं मेरे को कांटेक्ट करना है। ओके। आप जो लोकेशन वाइज कह रहे हैं ना, वो फील्ड आरएम होते हैं। अभी फील्ड आरएम कोई भी नहीं है, क्योंकि नया प्रोसेस है, सिर्फ 6 महीने हुए प्रोसेस शुरू हुए, तो अभी कोई फील्ड आरएम का जो है डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो लोकेशन वाइज अभी फिलहाल कोई आरएम नहीं आपको मिलेंगे, आपको वीआरएम मिलेंगे। मैं वीआरएम रहूँगा। जिस अपडेट चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, एक बार सर पोर्टल पे अगर प्रोसेस दिखा पाते पूरा तो कुछ देखिए कुछ घटाई करके। देखिए मैंने जैसे कि बताया, पोर्टल में अगर आप केस सबमिट करेंगे ना, आप देखेंगे जो लिंक मैंने भेजा है उसमें आईपी कोड नहीं है। तो अब जो लिंक है ना, वो एप्लीकेशन पैसा बाजार का होम पेज का है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर चला जाएगा। मेरा नंबर तो ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे किया है, तो मेरा नंबर ऑलरेडी उनके पास है। तो पॉइंट ये है कि जो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप है ना, पोर्टल में सेम चीज़ है। आप एक काम करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम रहता है आप सबका ऑनबोर्डिंग कराना। ठीक है, इस कॉल मतलब इस मीटिंग के बाद मैं लवली जी को बता दूंगा। मैंने बोला था कि अगर पॉसिबल है सारे आईपी का एक व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर सकते हैं हम, जिसमें मैं रहूँ, सारे पार्टनर्स रहेंगे। तो उसमें मुझे सबकी नाम, नंबर, आईपी कोड, मेल आईडी चाहिए होगा, जो कि मैं ऑनबोर्डिंग में पहले ऑनबोर्ड कराऊंगा। ऑनबोर्ड कराने के बाद ये पोर्टल आपका इंडिविजुअल पोर्टल जनरेट होगा सबकी। जिनका ओके। ऑनबोर्ड हो जाएगा सबकी इंडिविजुअल पोर्टल ओपन होगा। सो वो पोर्टल में शेयर करूंगा, उस पे आपको काम करनी है, उस पे आपको लीड जनरेट करनी है। तब आप उस पे क्लिक करके एक डेमो वाइज वीडियो में जो है उसको देख के आप सबमिट कर सकते हैं। अगर वहां पे कंफ्यूजन होता है तब मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है ओके, थैंक यू। जी। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ बोले सर कि देखिए मार्केट में बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी काम कर रही है, लोन जी प्रोवाइड कर जी रही है। जी 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 तो हम लोग जैसे पैसा बाजार के साथ है, तो हम लोग मतलब कस्टमर पूछेगा कि ठीक है, मेरे पास तो और भी लोगों का कांटेक्ट नंबर है, मैं आपसे ही क्यों लूं, मतलब वाई हाँ पैसा हाँ, बाजार, उनको क्या बिल्कुल बेनिफिट हम बताएं? देखिए इस पे सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जैसे आप केस सबमिट करेंगे मार्केट में ना, अगर कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, डीएसए, पैसा बाजार उनसे थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करता है हमेशा। हम्म, दूसरी हम्म, चीज ये होता है कि हमारी जो एजेंट है, पैसा बाजार के जो एजेंट है, वो हेल्प करते हैं नेगोशिएशन में बैंकर के साथ। ठीक है, चाहे वो छोटा से छोटा अमाउंट हो, बड़े से बड़े अमाउंट हो, वो हम्म, एफर्ट डालते हैं, वो नेगोशिएशन करते हैं कि कस्टमर को लोन मिल जाए, कस्टमर की मतलब कंफर्ट के हिसाब से लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली लोन अमाउंट तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसमें जो एलिजिबिलिटी कस्टमर की होगी तब उतना ही मिल पाएगा। लेकिन रेट ऑफ हम्म, इंटरेस्ट में प्रोसेसिंग फीस हो गया, टेन्योर हो गया, अगर कस्टमर को 1 साल के लिए मिल रहा है, कस्टमर को चाहिए 3 साल के लिए, तो उस पर भी बैंकर से पूछ करके 3 साल नहीं हो पाएगा तो 2 साल कम से कम करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक हम्म, डेडिकेटेड एजेंट मिलता है कस्टमर को, जो कि एंड टू एंड जर्नी में हेल्प करता है। दूसरी चीज रहती है सबसे जरूरी जो है, कोई भी एडिशनल पेमेंट नहीं करना पड़ता। मोस्टली आप देखेंगे जो मार्केट में फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कस्टमर को रीच आउट करते हैं लोन के लिए, वो जब लोन अप्रूव हम्म, करते हैं, जब टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर को भेजते हैं, उसमें लिखा होता है कि प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस अमाउंट, डॉक्यूमेंट चार्जेस कस्टमर को पहले पे करना होता है। एंड जब कस्टमर पे करते हैं, देन उसके पास कस्टमर के पास पैसे आएगा, वो अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया है वो रिफंडेबल, ऐसे लिखा आता है हम्म, मोस्ट। तो पैसा बाजार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है
कुछ नहीं पे करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कस्टमर को कुछ नहीं देना है, ना 1 रुपया अपने पॉकेट से देना है। जो प्रोसेसिंग फीस, जो डॉक्यूमेंट चार्जेस, जो इंश्योरेंस में, वो खुद ही बैंकर उसी लोन अमाउंट से, अपना लोन अमाउंट से काटेगा, बाकी अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। पर्सनल लोन में ये रहता है कि अगर अमाउंट सही है, अच्छा खासा अमाउंट है, जो फोरक्लोज जो चार्जेस होता है वो नहीं देना पड़ता है, वो मोस्टली जीरो हो जाता है। ठीक है। जो इंश्योरेंस है, नॉर्मली क्या होता है, बैंक जो है 5% इंश्योरेंस लेता है कस्टमर से। ठीक है, हमेशा लोन अमाउंट। लेकिन यहाँ पे एजेंट जो है वो इंश्योरेंस जीरो तो नहीं कर पाता है, बट हाँ कम से कम 1.5-2% तक ले आता है, वो डिस्कशन करके। ठीक है। और प्रोसेसिंग फीस भी वैसे मिनिमम 1.5 से लेके 5% तक होता है। एजेंट वहां पे अगर कस्टमर को इंटरेस्ट प्रोसेसिंग फीस ज्यादा लग रहा है, अगर 1 लाख मिल रहा है, उसमें 5% इंश्योरेंस कट गया, 5% प्रोसेसिंग फीस कट गया, 2% डॉक्यूमेंट चार्जेस कट गए, तो टोटल 12,000 कट गए वहां पे, 88,000 कस्टमर के अकाउंट में आएगा। तो कोई भी कस्टमर होगा वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा कि मेरे को 12,000 तो कट के आ रहा है। ठीक है। तो वहां पे एजेंट हेल्प करता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, 1 लाख अप्रूव हो रहा है तो 94-95,000 कस्टमर के अकाउंट में आएगा, अगर पैसा बाजार से वो लेता है तो। ठीक है। मतलब प्रोसेसिंग फीस भी कम कर देते हैं, इंश्योरेंस भी कम करा देते हैं, तो वो कितना एजेंट। कितना रहता है सर इसमें प्रोसेसिंग देखिए, फी? प्रोसेसिंग फीस इस सब पे पैसा बाजार भी ऑफर वही करेगा, मिनिमम 1.5% से लेके 5%। जो पहले कॉल होता है ना, एजेंट पहले बताता है कि सर प्रोसेसिंग फीस 1.5 से 5% रहेगा, इंश्योरेंस आपका रहेगा 2 से 5%, एंड आपका डॉक्यूमेंट चार्जेस रहेगा 1%, 1.5% ऐसे। ठीक है। तो कस्टमर ओके बोल देता है, लेकिन जब अप्रूवल हो जाता है और कस्टमर को टर्म्स एंड कंडीशन में दिखता है कि मेरा अमाउंट जो है ज्यादा कट रहा है, तो वो फिर एजेंट पूछता है कि सर अप्रूव आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो बोलता है। फिर एजेंट क्या करता है, वो बैंकर के साथ डिस्कशन करता है, नेगोशिएशन करता है, वो थोड़ा सा वहां पे कम कर देते हैं। ठीक है। तो एजेंट हेल्प करता है कम करने के लिए। अगर कस्टमर डायरेक्टली जा रहा है बैंकर के पास, मान के चलिए अप्रूवल हो गया उसका, एक तो वो उनको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी सारी चीज के लिए। अंडर राइटिंग में बैंकर बोलेगा केस अंडर राइटिंग में है, मेरे हाथ में नहीं है, तो वो किन के पास जाएगा, क्योंकि अंडर राइटिंग टीम के पास उनका नंबर तो होगा नहीं, क्रेडिट मैनेजर के पास है। ये सब चीजें एजेंट करेगा, एजेंट के पास सारी चीजें होगा, कस्टमर को कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बस मोबाइल फोन में उनको अपडेट मिल जाएगा। बेनिफिट तो वैसे बहुत सारी हैं। ठीक है। हाँ, ये रहेगा कि कस्टमर का थोड़ा सा कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है, कस्टमर के पास, कस्टमर को और दिक्कत होती है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो कॉल पे कंफर्टेबल नहीं हो पाते है ना। जी ठीक है सर, थैंक यू। सुधीर सर, आपका क्वेश्चन पूछ लीजिए, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए सुधीर सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर, मेरा ये पूछना था कि मोबाइल नंबर जो है अकाउंट से लिंक होना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, कोई भी नंबर चल जाएगा, अकाउंट अलग हो नंबर अलग हो, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि होता है ना कि कस्टमर का HDFC में है, सेम HDFC का डिटेल, ऐसा नहीं है। कोई भी बैंक से लोन मिल जाएगा, कोई भी नंबर हो चलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है आधार या नंबर। बैंक अकाउंट से लिंक नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पे। बैंकर इतना बैंकर जब वेरीफाई करता है ना, जब KYC वेरीफाई करता है, ओब्वियसली वो पूछ लेता है कि कौन से बैंक में, लेकिन जो रजिस्टर आप जिस नंबर से प्रोसेस करेंगे, वो जरूरी नहीं सेम नंबर से सब कुछ होना जरूरी, आधार लिंक ना भी हो तो भी चलेगा। कौन है तुमने तेरे पास तो रहता है। ठीक। जी जी। यस और कोई डाउट है? सर, सभी के लगभग डाउट अभी कंप्लीट हो गए हैं। और ठीक है। ठीक है, हाँ थैंक जी। यू सो मच सर। तो इसके लिए कोड अपने को सर, अभी एक आप सबको एक और चीज, कि पहला काम लीड जनरेट करना और दूसरा डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन देना कि ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ये इसको जी रेडी जी जी रखिएगा। जी जी, करेक्ट। बिल्कुल, ठीक है सर। अभी जैसे कि मैंने बताया, जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, सबकी अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर क्रिएट कर सकते हैं उस पर कर लीजिएगा, ताकि उसी में ही कनेक्ट रहेंगे सभी। अगर कोई केस लॉगिन हो रहा है तो उसी में ही डाल देंगे कि केस मैंने लॉगिन किया है इसकी प्रोसेस कराने के लिए। सबसे पहला अभी जो काम रहेगा, लीड जनरेट करने के लिए पोर्टल चाहिए होगा,
तो मुझे पार्टनर्स को ऑनबोर्ड कराना रहेगा प्रोसेस में, जी ठीक है। जी अगर क्रेडिट कार्ड के लिए कोई पार्टनर काम करना चाहते हैं, वो ग्रुप में मुझे बता सकते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड के लिए भी काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आरएम दूसरे रहेंगे, ठीक है। वो भी मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्रेडिट कार्ड के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन पहला हमें ऑनबोर्ड कराना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को। सो मुझे अगर ग्रुप क्रिएट करके सभी पार्टनर्स की आईपी कोड, नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ें मिल जाएगा तो मैं ऑनबोर्ड करा दूंगा सबको एंड पोर्टल में शेयर कर दूंगा 1 बाय 1 सभी को, ताकि काम हो पाए। ठीक ओके, आईपी कोड चाहिए सर, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए आपको। हाँ जी, ये चारों चीज़ें चाहिए होगा। ठीक है ठीक है जी ठीक है सर, तो करवाए थे। लवली मैडम इस मीटिंग में हैं आप? ललित सर आपका नंबर एक बार शेयर कर दीजिए और हम जी मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ अभी। मैं ग्रुप में आपको एक ग्रुप बना लेते हैं इसका अलग से पैसा बाजार का, तो उसमें आपको जी ऐड जी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी चैट बॉक्स पे नंबर शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है सर। मैंने चैट बॉक्स पे नंबर शेयर कर दिया है, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। नाइन 935993151045। ठीक सर, मैं आपको ना ग्रुप एक क्रिएट करके आपको ऐड कर लेता हूँ और सभी को आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप सब लोग उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके ललित सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।